नमस्कार, डीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एससीओ में आतंकवाद पर रक्षा मंत्री के कड़े रुख का किया समर्थन। राजनाथ सिंह ने रूसी समकक्ष से S-400 प्रणालियों की आपूर्ति, Su-30 MKI का उन्नयन और महत्वपूर्ण सैन्य साजो सामान की खरीद पर की चर्चा। भारत ने सिंधु जल संधि पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले को किया खारिज। कहा, भारत ने कभी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अस्तित्व को नहीं किया स्वीकार। सीमा पार आतंकवाद के कारण सिंधु जल संधि स्थगित करने का लिया फैसला। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक में वित्तीय मजबूती, समावेशी ऋण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक केंद्रित नवाचार पर दिया गया जोर। एक बार फिर शर्मसार पश्चिम बंगाल, कोलकाता के लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। भाजपा ने ममता बनर्जी के शासन को बताया महिलाओं के लिए त्रासदी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया स्वतः संज्ञान। देश के विभिन्न हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भारत ने साफ कर दिया है कि आतंक पर दोहरा रवैया नहीं चलेगा। राजनाथ सिंह की इस दो टूक को देश में भी जबरदस्त समर्थन मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में भारत ने एससीओ घोषणा पत्र पर राजी होने और दस्तखत करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि घोषणा पत्र जारी ही नहीं हो सका। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत का ये विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि देश के सिद्धांतों की रक्षा भी है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक मंच बहुपक्षीय था, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट और एक पक्षीय। आतंक पर चुप्पी मंजूर नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के जिक्र से परहेज करने वाले साझा बयान पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया और एक बार फिर भारत ने बता दिया कि आतंक और सहयोग एक साथ नहीं चल सकते। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी रक्षा मंत्री के इस फैसले का खुला समर्थन किया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एससीओ का एक देश चाहता था कि आतंकवाद का कोई जिक्र ना हो, जबकि यह संगठन खुद आतंकवाद से लड़ने के लिए बना था। भारत का यह विरोध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा है। सर्वसम्मति से एससीओ चलता है, तो एक देश ने जो है उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे कि आतंकवाद का कहीं जिक्र होना चाहिए, और राजनाथ जी ने कहा कि अगर आतंकवाद का कोई इसमें जिक्र नहीं है तो हम लोग जो है वो स्टेटमेंट नहीं मानेंगे। वहीं एससीओ की बैठक से इतर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। रूस के साथ बैठक में S-400 सप्लाई, Su-30 MKI अपग्रेड और सामरिक साझेदारी पर विस्तार से चर्चा हुई। रूस ने पहलगाम हमले पर भारत के साथ एकजुटता भी दिखाई। राजनाथ सिंह ने अपने चीनी समकक्ष एडमिरल डोंग जुन के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। उन्होंने चीन के साथ विवादों को लेकर स्थायी समाधान पर बल दिया। साथ ही रक्षा मंत्री ने 2020 की घटनाओं से उपजे अविश्वास को दूर करने की बात भी कही। कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारूस के रक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठकों में रक्षा उत्पादन, सैन्य शिक्षा और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही राजनाथ सिंह ने हर मुलाकात में पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। एससीओ की धरती पर भारत ने साफ किया कि आतंकवाद पर चुप रहना अब विकल्प नहीं है। भारत आतंक के खिलाफ अकेला भी खड़ा हो सकता है, लेकिन बिना सिद्धांतों की साझेदारी कोई साझेदारी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने शुक्रवार को 1960 की सिंधु जल संधि के तहत बने मध्यस्थता न्यायालय को अवैध बताया और उसकी आधिकारिता को सिरे से खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में
किशनगंगा और रैटल जल विद्युत परियोजनाओं पर सुनवाई करने के अधिकार का दावा करने वाले मध्यस्थता न्यायालय के सप्लीमेंटल अवार्ड को खारिज कर दिया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि न्यायालय का गठन 1960 की सिंधु जल संधि का उल्लंघन करके किया गया था। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के एमडी और सीईओ के साथ वार्षिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। समीक्षा बैठक में वित्तीय मजबूती, समावेशी ऋण, साइबर सुरक्षा और ग्राहक केंद्रित नवाचार पर जोर दिया गया। इस दौरान सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाले आगामी 3 महीने के वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया, जिसमें 2.7 लाख ग्राम पंचायतें और शहरी स्थानीय निकाय शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रहेंगे। ये दौरा भारत की अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के साथ संबंधों को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इनमें सबसे अहम ब्राजील का दौरा है, जहां पीएम मोदी 5 से 8 जुलाई तक रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो जाएंगे और बाद में ब्रासिलिया में राज्य स्तरीय यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 2 से 3 जुलाई को पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर घाना जाएंगे। 3 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी। घाना के राष्ट्रपति के साथ बैठक में द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की जाएगी। ये यात्रा भारत और इकोवास एवं अफ्रीकी संघ के साथ संबंधों को गहरा करने का भी अवसर होगी। प्रधानमंत्री मोदी 3 से 4 जुलाई को त्रिनिदाद एवं टोबैगो की आधिकारिक यात्रा करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 1999 के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कांगालू और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी 4 से 5 जुलाई को राष्ट्रपति जेवियर माइली के निमंत्रण पर अर्जेंटीना की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, कृषि, खनन, ऊर्जा, व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई को नामीबिया की अपनी पहली और किसी भारतीय प्रधानमंत्री की तीसरी यात्रा पर जाएंगे। ये दौरा भारत की ग्लोबल साउथ के साथ रणनीतिक भागीदारी को विस्तार देने की दिशा में एक ठोस पहल मानी जा रही है। पश्चिम बंगाल एक बार फिर शर्मसार हुआ है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना की यादें आपके ज़हन में अभी मौजूद होंगी। अब इसी तरह की दूसरी घटना सामने आई है। इस बार कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंगरेप हुआ है। इस मामले में पूर्व छात्र नेता समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं भाजपा ने इसे लेकर ममता सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जब तक प्रदेश में ममता सरकार है, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। वहीं कोलकाता गैंगरेप मामले पर महिला आयोग ने भी सख्त रवैया अपनाया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ हुई विभत्स घटना के जख्म अभी भरे भी नहीं हैं और अब कोलकाता के ही लॉ कॉलेज में सामूहिक दुष्कर्म के एक और मामले ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। कस्बा स्थित लॉ कॉलेज में एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 25 जून की बताई जा रही है। पीड़िता कॉलेज की ही छात्रा है। उसकी शिकायत पर कस्बा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई और जांच शुरू कर दी गई। मामले में पूर्व छात्र नेता मनोजीत मिश्रा समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मनोजीत कॉलेज का पूर्व छात्र और छात्र संघ का नेता रहा है। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व वाली गवर्निंग काउंसिल की सिफारिश पर मनोजीत को कॉलेज में नौकरी दी गई थी। अन्य 2 आरोपी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। तीनों को अलीपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 4 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। घटना पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जमकर घेरा और टीएमसी पर दुष्कर्म की घटनाओं को दबाने की कोशिश का आरोप लगाया। आरजी कर के घटनाओं को दबाने की हर संभव कोशिश ममता बनर्जी की तरफ से की गई थी। तो जब एक चीफ मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर भी है, जिस तरीके की अगर कोशिश करेंगे कि रेप की घटनाओं को दबाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो क्रिमिनल्स है उनको लगेगा कि सरकार हमारी तो दोस्त है। सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोला है। भाजपा नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भयानक,
25 जून को कोलकाता के उपनगर कस्बा में एक लॉ कॉलेज के अंदर एक महिला लॉ छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, जिसमें कोई और नहीं बल्कि एक पूर्व छात्र और 2 अन्य शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट बताती है कि इसमें एक टीएमसी सदस्य भी शामिल है। आरजी कर का खौफ अभी कम भी नहीं हुआ और फिर भी बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध हर रोज बढ़ रहे हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए एक बुरा सपना बन गया है। दुष्कर्म एक आम त्रासदी बन गई है। भाजपा पीड़िता और उसके परिवार के साथ खड़ी है। हम दंड से बचने की इस संस्कृति को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिल जाती। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी कोलकाता की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। इस संबंध में एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बीएनएस यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। विजया रहाटकर ने पीड़िता को बीएनएसएस की धारा 396 के तहत मुआवजे के साथ साथ पूर्ण चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। आयोग ने 3 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कोलकाता में कथित गैंग रेप मामले पर ममता सरकार पर विपक्ष द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी से ही बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पुनः एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है। ये इसलिए चिंता का विषय है क्योंकि अधिकांश मामलों में उन अपराधियों का कोई न कोई संबंध सत्ताधारी दलों के साथ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। भाजपा इस दुखद क्षण में हर उस बहन और बेटी के साथ खड़ी है जो तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक संरक्षण में होने वाले अपराध की शिकार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के समय से ही बंगाल की बहन और बेटियों पर जिस व्यवस्थित तरीके से दुर्दांत दुष्कर्मों का दौर प्रारंभ हुआ था, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार पुनः एक ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है। प्रतीत होता है कि ममता जी के राज्य में बंगाल की बहन और बेटियों के साथ बलात्कार और अत्याचार होना बहुत सहज और सामान्य सी बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी इस दुखद क्षण में हर उस बहन और बेटी के साथ खड़ी है जो तृणमूल कांग्रेस के राजनीतिक संरक्षण में होने वाले अपराधों की शिकार है। सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ट्रांसनेशनल साइबर एक्सटॉर्शन सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में 25 जून को सीबीआई की टीमों ने अहमदाबाद और मुंबई में कई ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अहम सबूत बरामद किए गए। इसके बाद 26 जून को मुंबई से इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला एक बेहद सुनियोजित अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिसमें विदेशी नागरिकों, खासकर अमेरिका और कनाडा के लोगों को सरकारी अधिकारी बनकर डराया जाता था और फर्जी आरोपों की धमकी देकर उनसे पैसे वसूले जाते थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने बीते वर्ष दिसंबर 2024 में पंजाब के गुरदासपुर पुलिस स्टेशन में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में सभी 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यह हमला बब्बर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई आतंकियों ने किया था। इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कुल 7 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर 4 को गिरफ्तार किया था। एनआईए ने सभी आरोपियों के खिलाफ यूएपीए अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 12 दिसंबर 2024 को हुए हमले की साजिश और उसे अंजाम देने में उनकी भूमिका के लिए आरोप पत्र दायर किया है। भाजपा ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है। ये नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्षों और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए की गई हैं। महाराष्ट्र में किरण रिजिजू, उत्तराखंड में हर्ष मल्होत्रा और पश्चिम बंगाल में रविशंकर प्रसाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चिट्ठी जारी कर तीनों के नाम का ऐलान किया है। अब ये तीनों ही नेता इन राज्यों में जाएंगे और इन तीनों ही राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होगी, जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। बिहार में वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में सियासी पारा गर्म हो चुका है। इसी कड़ी में राज्य में राजद को बड़ा झटका लगा है, जहां पार्टी के दिग्गज नेता अजीत यादव ने राजद को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ अजीत यादव ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के अटल सभागार में जहानाबाद के डॉक्टर अजीत यादव जी, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत ही वरिष्ठ नेता और शाहाबाद और मगध के धरती पर डॉक्टर अजीत यादव जी की एक बहुत बड़ी पहचान है। और ऐसे वरिष्ठ नेता जो राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अजीत यादव जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये दल वो हैं जिन्होंने 2019 के बाद से कोई चुनाव नहीं लड़ा है और जिनका कोई पार्टी कार्यालय नहीं है। बिहार चुनाव से पहले राज्य में ऐसी कितनी पार्टी हैं उसे चिन्हित किया जा रहा है। जल्द ही इन पार्टियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया कि देश भर में ऐसे 345 राजनीतिक दल हैं जो निष्क्रिय हैं। इन दलों की पहचान करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया चलाई गई थी, जिसके पहले चरण में इन 345 दलों को चिन्हित किया गया है। साथ ही निर्वाचन आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इन दलों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद संबंधित सीईओ द्वारा इन दलों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। किसी भी दल को डिलिस्ट करने का अंतिम निर्णय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ही लिया जाएगा। अगर आपकी पेट्रोल कार 15 साल पुरानी है या डीजल कार 10 साल पुरानी, तो 1 जुलाई 2025 से दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर आप ईंधन नहीं भरवा पाएंगे। ये नई व्यवस्था दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने जारी की है, ताकि दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम किया जा सके। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा पीकर जी रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। वायु प्रदूषण के कारण गैस चैम्बर में तब्दील दिल्ली एनसीआर के लिए दिल्ली सरकार के साथ मिलकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के 2018 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित रहेंगे। ये नियम दिल्ली एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा। End of life vehicles comes from the overall Supreme Court order in 2018 based on the NGT directions in 2015, which has said that all diesel vehicles more than 10 years old and all petrol vehicles more than 15 years old shall not ply in Delhi NCR. दिल्ली के 500 से ज्यादा पेट्रोल पंपों में ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। आंकड़ों की माने तो अपनी मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियां BS6 मॉडल की गाड़ियों के मुकाबले 5.5 गुना अधिक प्रदूषण फैलाती हैं। आंकड़ों पर तस्दीक करें तो दिल्ली एनसीआर में परिवहन क्षेत्र 28% PM 2.5, 41% SO2, 78% NOx उत्सर्जित करते हैं। ऐसी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की तैयारी भी की गई है। We are taking help of the traffic police in forming dedicated teams for each and every of such petrol station, and there will be dedicated teams available at that petrol station so as to ensure that the fuel is not given to end of life vehicles from 1st of July and that there is no law and order problem at the place. वाहन के आंकड़ों के मुताबिक अकेले दिल्ली में परिचालन की मियाद पूरी कर चुके 62 लाख वाहन हैं, जिनमें 41 लाख दोपहिया और 18 लाख 4 पहिया वाहन हैं। चुनौती एनसीआर के 5 घनत्व वाले जिले गुरुग्राम,
फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत हैं, जहां मियाद पूरी कर चुके वाहन 31 मार्च 2026 के बाद प्रतिबंधित किए जाएंगे। बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो कि पूरी रात चलते हैं, 24/7 चलते हैं। बहुत से पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो सुबह 6 बजे शुरू होते हैं, रात को 11 बजे बंद हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो क्लस्टर में इकट्ठे हैं, 2 या 3 पेट्रोल पंप एक ही जगह पर हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को और इलाके की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये डिप्लॉयमेंट किया जाएगा और बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई अप्रिय घटना होगी। मियाद पूरी कर चुके वाहनों की पहचान के लिए 1 जून से 23 जून 2025 के बीच 77.8 लाख वाहनों की स्क्रीनिंग की गई, जिसमें 1.36 लाख वाहन परिचालन की अवधि पूरी करने वाले पाए गए। इन वाहनों को रोककर स्क्रैप तक पहुंचाने की पूरी तैयारी दिल्ली सरकार और प्रशासन की तरफ से की गई है, ताकि सांस लेने के काबिल दिल्ली शहर को बनाया जा सके। वायु गुणवत्ता प्रवर्धन आयोग ने आंकड़ों के जरिए समझाया है कि किस तरीके से जो पुरानी गाड़ियां हैं वो दिल्ली में वायु प्रदूषण को फैला रही है या बढ़ा रही है। सरकार के इस फैसले से न केवल बुजुर्गों को या छोटे बच्चों को राहत मिलेगी, बल्कि जिन्हें श्वास की बीमारी है उन्हें भी जरूर राहत मिलेगी। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। पुरानी गाड़ियां जो ज़्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं, उन्हें अब स्क्रैप किया जाना ज़रूरी हो गया है। नीति के तहत 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है। पुराने वाहनों को स्क्रैप कर उनके मालिकों को कई तरह के फ़ायदे भी दिए जा रहे हैं। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए देश में कई विशेष व्हीकल स्क्रैप सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, जहां नई तकनीक के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए वाहन स्क्रैप किए जाते हैं। जापान के सहयोग से ऐसा ही एक व्हीकल स्क्रैप सेंटर मानेसर के पास बनाया गया है, जिसकी क्षमता 1800 वाहन प्रति माह है। इस स्क्रैप सेंटर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो रोड पर नहीं चल सकती हैं और ऐसे वाहनों को डिसमेंटल किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। और इस समय हम दिल्ली NCR के पास मानेसर में ऐसे ही स्क्रैपिंग फैसिलिटी में है, जहां पर कि आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है। उसका यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पूरी प्रोसेस अब आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और उसका यहाँ पे पूरी तरीके से उसकी जांच की जाती है और जो भी पार्ट जो है उसके निकाले जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बाकायदा नोट किया जाता है और जो पार्ट्स हैं उसके वो अलग अलग किए जाते हैं। बॉडी के जो जरूरी कंपोनेंट हैं उनको अलग करने के बाद जो स्क्रैप करने वाला पार्ट है उसको जो है मेटल को वहाँ पर कंप्रेस जो मशीन है उसके माध्यम से वहाँ मेटल को डाला जाता है, उसको कंप्रेस करके जो है रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। करीब 25,000 से ज़्यादा वाहनों को साल भर में स्क्रैप करने की इसकी क्षमता है। हमारे साथ बात करने के लिए अनिरुद्ध केडिया जी हैं। अनिरुद्ध जी, किस तरीके से ये पूरा काम करता है और क्या खासियत है पूरे इस स्क्रैपिंग फैसिलिटी की? तो हमारा सारा टेक्नोलॉजी जापान का है। तो ये गाड़ी अंदर आती है, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को हम स्क्रैप करते हैं। वॉल्यूम और बढ़ सकता है, तो वॉल्यूम सरकार उसकी तरफ काम कर रही है कि वॉल्यूम बढ़ाना है। तो ये जब गाड़ियाँ आती है तो हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। आप अगर देखें यहाँ पे सब पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो गाड़ियाँ है ये स्क्रैप रेट पे नहीं खरीदी जाती, क्या क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो ये जो गाड़ियाँ है ये स्क्रैप रेट से ऊपर खरीदी जाती है और हम इसका पार्ट्स रिकवर करते हैं। तो ये पार्ट्स हमने रिकवर करी, आप देख सकते हैं बार कोडिंग वगैरह। तो ये जो इंजन है, ये इंजन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ हमें टोटल डिस्ट्रॉय करना है। तो ये हम इंजन को पूरा डिसमेंटल करते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम आयरन सेपरेट करते हैं। तो ये इकट्ठा करा जाता है और फिर यहाँ से शेल कटिंग एरिया में जाता है। कितनी कैपेसिटी इसकी है और किस तरीके से ये पूरा जो प्लांट जो है ये प्लांट ऑटोमेशन में काम करता है? कहाँ तक की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है? इसकी कैपेसिटी 1800 गाड़ियाँ पर मंथ की है। ये प्लांट जो है ये सेमी ऑटोमेटेड है। इसमें पार्शली मशीनरी पार्शली मैन पावर का काम है, क्योंकि पार्ट रिकवरी है तो मैन पावर मैनुअली करना पड़ता है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो 200 to 250 किलोमीटर्स का रेडियस हम कवर कर सकते हैं। हम लोग प्लाज्मा कटर यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन यूजिंग गैस कटर। तो एनवायरमेंटली इतना फ्रेंडली हम लोग काम करते हैं। ये जो अब गाड़ी कट होगी, ये कट होके वहाँ पे ग्रैपलर है, ग्रैपलर से उठा के इस बेलिंग मशीन में डाली जाएगी। तो सरकार ने ये जो पॉलिसी निकाली है ये स्टील को इंपोर्ट स्टील स्क्रैप को इंपोर्ट रिड्यूस करने के लिए निकाली है। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है
वो स्टील स्क्रैप है। तो पूरी तरीके से कोशिश है कि इको फ्रेंडली जो है पूरा इसको बनाया जाए, और जिस तरीके से दूसरे कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि बैटरी है या लाइट्स हैं या कांच के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग किया जाता है। ये सब रीसेल होगा, तो इससे क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक आयरन सब जो है वो रीयूज हो रहा है। पर्यावरण के अनुकूल जो है गाड़ियों की स्क्रैपिंग की जाए, और पुराने वाहन जो हैं जो कि रोड पे चलने के योग्य नहीं रह गए हैं उनको इसी तरीके के स्क्रैपिंग सेंटर में आगे चलकर स्क्रैप किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, मानेसर। मध्य प्रदेश के रतलाम में शुक्रवार से एमपी राइज 2025 कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। सीएम मोहन यादव ने एमपी राइज 2025 की शुरुआत करते हुए प्रदेश को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिसमें कई लोगों को रोजगार के पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को भी फायदा होगा। 3787 रोजगार देने वाली 47 इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण अलग अलग स्थानों पर से किया है, जिसमें चयनित रूप से कुछ स्थान जैसे रीवा, सागर, अलीराजपुर ऐसे कुछ स्थान पर हमने यहाँ वर्चुअल संवाद के माध्यम से किया है, लेकिन पूरे प्रदेश में 47 इकाइयाँ थी। ऐसा लगता कि समय लग जाता ज़्यादा, तो हमने चयनित करते हुए अलग अलग, और हमारे लिए निवेशक छोटे से छोटा भी हो और बड़े से बड़ा भी हो, सरकार समान रूप से उनको निगाह में देखते हुए उनके लिए मौके दे रही है। केंद्रीय संसदीय कार्य एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू शुक्रवार को अपने 2 दिवसीय दौरे पर हिमाचल प्रदेश के काजा पहुंचे। समदो सीमा पर काजा प्रशासन, स्थानीय विधायक और भाजपा स्पीति मंडल की ओर से उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री शनिवार सुबह 10 बजे काजा क्रिकेट ग्राउंड में लगभग 74 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, आइस हॉकी रिंग, पवेलियन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की आधारशिला रखेंगे। पूर्व विधायक रवि ठाकुर ने इस परियोजना को लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इस सेंटर के माध्यम से विशेष रूप से विंटर गेम्स में युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। स्पीति के कई युवा पहले ही आइस हॉकी जैसे खेलों में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुके हैं और ये पहल उनके भविष्य को और अधिक सशक्त बनाएगी। स्थानीय लोग केंद्रीय मंत्री के इस पहल के लिए आभार व्यक्त कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि आपातकाल घोषित करना संविधान की हत्या करने के बराबर था। सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कांग्रेस ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल लगा दिया। उन्होंने कहा कि तानाशाही कांग्रेस के डीएनए में है। कांग्रेस को जबरदस्ती इमरजेंसी घोषित करने पर देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की पीढ़ी को उन दिनों के बारे में जानकारी हो, इसलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। 25 जून की रात सारे नागरिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए, संविधान की हत्या कर दी गई। संविधान की हत्यारी है कांग्रेस। वो काले दिन याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना में आपातकाल की 50वीं बरसी पर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा आयोजित युवा संसद में शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जो इंडी गठबंधन बना है उसमें शामिल अधिकतर दलों के संस्थापकों को आपातकाल के दौरान जेल में डाल दिया गया था। उन सभी नेताओं को कठोर यातनाएं दी गई थीं। और आज मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, ये जो इंडी अलायंस बनी है, इस इंडी अलायंस के कई पार्टी के संस्थापकों को भी इसी कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी में जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। आज मुझे तो आश्चर्य है कि एक इंडी अलायंस का गठबंधन का पार्टनर निकल गया। जल्द और निकल जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का एकला चलो। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जब कांग्रेस पर कुर्सी का खतरा होता है तो पार्टी देश की जनता के विषय में नहीं सोचती है।
एक समय था जब इंदिरा ही देश है और देश ही इंदिरा है का नारा दिया गया था, जो कांग्रेस पार्टी के घमंड की पराकाष्ठा थी। कांग्रेस पार्टी की कुर्सी हिलती है तो कांग्रेस पार्टी जनता के बारे में नहीं सोचती, केवल कुर्सी पर विराजमान व्यक्ति के बारे में सोचती है। और एक ऐसा नारा निकला 21 महीनों की अवधि में 1975 के वर्ष में एक ऐसा नारा निकला जो आज तक आज की पीढ़ी की भी समझ से पैर है। नारा निकला कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। अगर घमंड की कोई पराकाष्ठा हो तो ये घमंड की पराकाष्ठा है। देश में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय भी शामिल हुए। इस अवसर पर आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द कभी नहीं थे। इमरजेंसी के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब सरकार ने इसे प्रस्तावना में जोड़ दिया था। प्रस्तावना में ये 2 शब्द होने चाहिए या नहीं, अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए। 2 शब्द जोड़े हैं। हम लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए। सेक्युलरिज्म का शब्द संविधान में नहीं था, प्रस्तावना में जोड़ा है। तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने एमएसएमई में महिलाओं के योगदान को सराहते हुए कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से ही विकसित भारत का लक्ष्य पूरा किया जा सकता है। पूरे देश में एमएसएमई का फैलाव और करोड़ों लोगों का रोजगार के लिए इस क्षेत्र से जुड़ाव इसे सस्टेनेबल ग्रोथ में महत्वपूर्ण बनाता है। इस क्षेत्र का विकास महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम है। ये प्रसन्नता की बात है कि एमएसएमई सेक्टर में हाल के वर्षों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। हम सब जानते हैं देश में महिलाएं 50% है। जब महिलाओं का रोजगार बढ़ेगा तो देश का जो हम लोगों का सपना 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है वो तब संभव हो सकेगा। सरकार ने कानूनों में सुधार करके एमएसएमई को मजबूत किया है। साथ ही मजबूत और टिकाऊ एमएसएमई इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। बजट में लगातार इस सेक्टर पर फोकस किया जा रहा है। ये कहना है केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी का, जो विज्ञान भवन में आयोजित उद्यमी भारत एमएसएमई दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार देने और विकसित भारत में एमएसएमई सेक्टर का बड़ा योगदान है। बजट में एमएसएमई का महत्व दिया है, उसको इस रूप में देखा जाता है कि जो पहले एमएसएमई की परिभाषा थी उसका पुरानी और नया का तुलना करके देखेंगे तो देखिएगा कि हम कहाँ आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। पुरानी परिभाषा में निवेश की सीमा 1 करोड़ और टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ थी, और उसी को बढ़ा करके अब परिभाषा को प्लांट और मशीनरी के उपकरण के निवेश की अधिकतम मूल्य 2.5 करोड़ और टर्नओवर 10 करोड़ कर दिया गया है। इस तरह से इसको आगे बढ़ाने की बात की गई है। उसी तरह से पुरानी परिभाषा में निवेश की सीमा 10 करोड़ था
और टर्नओवर की सीमा 50 करोड़ था, उसको अभी बजट में नई परिभाषा के अनुसार प्लांट और मशीनरी के उपकरण में निवेश की अधिकतम सीमा 25 करोड़ तथा टर्नओवर 100 करोड़ कर दिया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तराखंड के नैनीताल में शेरवुड कॉलेज के 156वें स्थापना समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने शेरवुड कॉलेज के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे समय में रह चुके हैं जब लैंडलाइन फ़ोन होना एक परम विशेषाधिकार था। उपराष्ट्रपति ने भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेमिसाल बताया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन और मशीन लर्निंग का जिक्र करते हुए कहा कि तकनीकी ने हमारे जीवन में कई चुनौतियों को सरल बना दिया है। Lived through times where a landline was absolutely a privilege, and look at now. India boasts in the world of having largest number of smartphones, digital penetration and connectivity which is unrivaled in the world. You must have heard very frequently artificial intelligence, Internet of Things, blockchain, machine learning and the kind. But these have entered your life. In school, in workplace, in homes. You will have to change and adapt so that you become worthy citizens of a nation, Bharat, that is home to 1/6 of humanity. हर वर्ष की तरह इस साल भी देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन दिल्ली में किया गया। इंद्रप्रस्थ विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान से हुए इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने शिरकत की। इस अवसर पर प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र के पहरेदार की तरह कार्य करती है। पत्रकारिता देश की ताकत है और पत्रकारों को थोड़ी सी प्रसिद्धि के लिए खबरों को सनसनीखेज बनाने से बचना चाहिए। प्रसार भारती के चेयरमैन ने एजेंडा पत्रकारिता को नकारते हुए पत्रकारिता के बुनियादी मूल्यों पर जोर दिया। देवऋषि नारद पत्रकार सम्मान के तहत विभिन्न श्रेणियों में पत्रकारों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता को बेस्ट टीवी पत्रकारिता के लिए देवऋषि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही राजेश कुमार ठाकुर, निरंजन कुमार सहित कुल 12 पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मीडिया जगत से जुड़ी कई हस्तियों ने भाग लिया। साथ ही आरएसएस के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख प्रदीप जोशी और डीडी न्यूज़ की महानिदेशक प्रिया कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहीं। पत्रकारिता जो है वो देश को ताकत देती है, इसलिए थोड़े से प्रसिद्धि या थोड़े से लाभ के लालच में खबरों को सनसनीखेज बनाने की जो प्रवृत्ति है उसे हम लोगों को उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकारिता का अपमान करने जैसा है। पत्रकारिता कोई एजेंडा नहीं हो सकती है और उसे निर्भीकता, निरपेक्षता और राष्ट्रीयता के मानक पर कसा जाना चाहिए। जो पत्रकारिता राष्ट्र के खिलाफ है और जो विघटन और करप्शन जैसी ताकतों को कवर करने का काम करती है, और वो किसी संस्था का एजेंडा हो सकती है, पत्रकारिता का वो एजेंडा नहीं हो सकती है। पिछले 1 साल के दौरान मेरी जो स्टोरीज थी टीवी को लेके, उसके लिए मुझे बेस्ट टेलीविज़न अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुझे सम्मान दे रहे थे वो प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत जी सहगल थे, और जो दूरदर्शन की डीजी थी प्रिया कुमार जी, उनके हाथों से सम्मान मिलना मेरे लिए सपने जैसा है। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से संस्थान का भी मुझे आशीर्वाद मिला, और मेरे काम के दौरान भी जितने मेरे कलीग्स रहे, जितने मेरे सीनियर्स रहे, या जितने मेरे लोगों ने मेरे काम को अलॉट किया, मैंने अपना पूरा फुल देने का प्रयास किया। और आज बड़े गर्व का पल है कि मुझे महर्षि नारद सम्मान से सम्मानित किया गया है। कई चैलेंजिंग स्टोरी मुझे अलर्ट की, जिसको मैंने बहुत ईमानदारी से करने का प्रयास किया। तो मैं एक बार पुनः सबका धन्यवाद देता हूं कि मुझे इस सम्मान के लिए चुना गया। ओडिशा समेत पूरा देश जय जगन्नाथ के जयकारों से गूंज रहा है। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही देश भर के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गईं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी।
ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के साथ ही गुजरात, असम, मणिपुर, गोवा, महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों के कई शहरों में रथ यात्राएं निकाली गईं। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पुरी के जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक जाती है। जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। 12 दिन तक चलने वाली रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। सुबह मंगल आरती और विधि विधान पूजा के बाद भगवान जगन्नाथ को नंदीघोष रथ, देवी सुभद्रा को दर्पदलन और भगवान बलभद्र को तालध्वज रथ पर विराजित किया गया। रथ पर भगवान की विधिवत पूजा और भोग हुआ। दोपहर 3 बजे पुरी राज परिवार के गजपति दिव्य सिंह देव ने रथ के आगे सोने के झाड़ू से बुहारा लगाकर रथ यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू होने के साथ ही सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ भक्तों ने खींचा। भगवान बलभद्र के बाद देवी सुभद्रा और फिर भगवान जगन्नाथ का रथ खींचा जाता है। रथ से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ करीब 3 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ भगवान 7 दिन विश्राम करते हैं, जिसे बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ये रथ यात्रा हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया पर शुरू होती है और 9 दिन तक चलती है। रथ यात्रा के अंतिम दिन सुनाबेसा की रस्म होती है, जिसमें भगवान को सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। इस रथ यात्रा का समापन 15 जुलाई को नीलाद्री विजय के साथ होगा, जब भगवान अपने मूल मंदिर लौटेंगे। अहमदाबाद में भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा पारंपरिक उल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ निकाली गई। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया और महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान जगन्नाथ को अहमदाबाद में उड़ीसा के पुरी की तरह गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा अहमदाबाद में पहली बार निभाई गई। पवित्र रथ यात्रा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त रेत कलाकार और पद्मश्री सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने भगवान जगन्नाथ को समर्पित एक अनूठी कलाकृति का निर्माण किया है। पूरी समुद्र तट पर तैयार की गई इस रचना में उन्होंने 3 भव्य रथों के साथ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की 101 रेत मूर्तियां बनाई हैं। ये अलौकिक कलाकृति न केवल श्रद्धालुओं बल्कि देश विदेश से आए पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ के कारण कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए। इस पर ओडिशा के मंत्री मुकेश महालिंग ने बताया कि अधिक उमस के कारण कुछ श्रद्धालु बेहोश हो गए, जिन्हें तुरंत बचाव दल की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि मंदिर क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सक्रिय है। मैं स्वयं ये सुनिश्चित कर रहा हूं कि श्रद्धालुओं को पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज और पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया गया है कि जरूरतमंदों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। ह्यूमिडिटी के ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, इसके कारण से कुछ 1-2 भक्त बेहोश हो गए हैं। उनको तुरंत हमारा जो रेस्क्यू ऑपरेशन टीम है उनको स्ट्रेचर में लेके हॉस्पिटल तक पहुंचाने का भी जिम्मा लिए है। हमारे पूरे इस एरिया में, मंदिर के एरिया में हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर लगे हुए हैं और मैं भी खुद पर्सनली इसीलिए भीड़ में खड़ा हूं और इसको निगरानी कर रहे हैं, कहाँ स्ट्रेचर पे ले रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है कि नहीं, पानी मिल रहा है कि नहीं, और पूरे जबरदस्त बंदोबस्त है। देश और दुनिया के साथ साथ शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा की धूम दिखी। हौज खास स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर की 47वीं रथ यात्रा में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सम्मिलित हुईं। इस दौरान नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। महाप्रभु जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए लोगों के बीच होड़ दिखी। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भगवान जगन्नाथ से विकसित दिल्ली का आशीर्वाद मांगा। प्रभु स्वयं नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं। हम प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में यही कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव दिल्ली पे, देश पे और पूरे विश्व पे बना रहे और उनकी कृपा पा करके, उनके कृपा पात्र हो करके विकसित दिल्ली की छत्र छाया में
इसी प्रकार से सभी लोग आगे बढ़ते रहें, सुख और समृद्धि को पाएं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। हौज खास पहुंचे जगन्नाथ मंदिर के श्रद्धालुओं ने बताया कि राजधानी दिल्ली में ये रथ यात्रा सबसे विशाल और पुरानी है। अनुमानिक तौर पे 10 से 12 हज़ार लोग हुए हैं, तो उसके लिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में मंदिर का कमेटी मेंबर और वॉलंटियर, ऑर्गेनाइजर सब लोग मिलके सारे व्यवस्था किए हैं। आगे भंडारा वगैरह लगवाए हैं और पानी का जल छत्र खोले हैं। महाप्रभु जो हम दिल्ली में मंदिर के थ्रू में, ये रथ यात्रा थ्रू में बहुत भक्त आते, महाप्रसाद भी लेते, रथ को खींचते, बहुत आनंद होता। ये महाप्रभु का वही लीला है, वो सबके पास में है, सब सुविधा उन्हीं के कृपा पे हम लोग को मिलते हैं। पुरी में जगन्नाथ जी की प्रसिद्ध रथ यात्रा दुनिया भर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ये हर्ष और उत्सव का दौर है। इसी क्रम में इन दिनों त्रिपुरा में भी रथ यात्रा निकाली गई। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले के मेला घर में हुई रथ यात्रा में भी भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला। मेला घर में 1965 से रथ यात्रा निकाली जा रही है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियां 1964 में बांग्लादेश के कोमिला से लाई गई थीं। इस मौके पर आज राज्य के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु मेला घर पहुंचे और हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ रथ को खींचा। भगवान जगन्नाथ को उत्तर पूर्व में चाय के शहर डिब्रूगढ़ में दूसरा घर मिल गया है। असम के डिब्रूगढ़ के बाहरी इलाके में स्थित श्री क्षेत्र धाम महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर है, जो पुरी के बाद दुनिया के सबसे बड़े जगन्नाथ मंदिरों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर डिब्रूगढ़ के सांस्कृतिक समिति के ट्रस्टी विजय खेमानी ने डीडी न्यूज़ संवाददाता सुबीना से बातचीत के दौरान डिब्रूगढ़ में नवनिर्मित भगवान जगन्नाथ मंदिर के महत्व के बारे में बातचीत की। आज हम हैं यहाँ के डिब्रूगढ़ के जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में और हमारे साथ है विजय खेमानी जी, जो कि जगन्नाथ टेम्पल यहाँ के कल्चरल ट्रस्ट के सेक्रेटरी हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। इस मंदिर की का प्राण प्रतिष्ठा 6 दिसंबर 2014 को हुई थी और इसके पीछे प्रेरणा के स्रोत थे असम के पूर्व राज्यपाल दिवंगत श्री JB पटनायक जी। ये आर्किटेक्चर क्यों चुना गया? जैसे जगन्नाथ जी का दूसरा घर बनाना चाह रहे थे नॉर्थ ईस्ट में। एक तो हमारे गवर्नर साहब उड़ीसा से थे, तो उनका इन्फ्लुएंस भी था, और दूसरा उड़ीसा से के सारे कारीगर भी हमें मिल गए। वो यहाँ पर कई महीनों तक उन्होंने यहाँ पर कैंपिंग किया, यहाँ पे रहकर उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। आइडल्स है, उनको क्या बाहर से लाया गया या यहाँ पे ही उनकी नक्काशी की गई है? देखिए, जहाँ तक आइडल्स का सवाल है, आपको ज्ञात होगा कि जगन्नाथ प्रभु, सुभद्रा देवी और बलराम जी की जो प्रतिभा है वो एक पर्टिकुलर गाछ की पर्टिकुलर लकड़ी से ही बनती है। पुरी के मंदिर में भी वहीं से लकड़ी लेकर इसका निर्माण किया जाता है और 12 से 18 साल के बीच में इसे बदल दिया भी जाता है। अभी हमारे पास तो समय नहीं आया है और बाकी मूर्तियाँ सैंडस्टोन से बनी है, सब हमने बाहर से आउटसोर्सिंग की है। हम ये भव्य मंदिर जगन्नाथ जी का मंदिर देख रहे हैं डिब्रूगढ़ में, और जो कि सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल माना गया है इसे भारत में, और 70,000 से स्क्वायर फुट के ज़्यादा एरिया में ये फैला हुआ है और मंदिर, और चाय बागानों के बीच में स्थित है ये जगन्नाथ का मंदिर। डीडी डिब्रूगढ़ टीम के साथ सुबीना रॉय, DT न्यूज़। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कहर बरपा रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जोरदार बारिश हो रही है। हिमाचल में बादल फटने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। वहीं दिल्ली, NCR और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी भी मानसून का इंतजार है। उमस और गर्मी से बेहाल दिल्ली, NCR। उत्तर पश्चिम भारत पर मानसून मेहरबान। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण देश के कई राज्यों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्र में भयंकर जल प्रहार जारी है। हिमाचल प्रदेश में मानसून की शुरुआत ने ही कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कुल्लू और कांगड़ा जिलों में
भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में 30 जून तक तेज बारिश और आंधी तूफान का सिलसिला जारी रहने का अनुमान है। इसके साथ ही शिमला, सोलन और सिरमौर में धुंध के कारण वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उत्तराखंड में एक और जहां मैदानी इलाकों में बारिश ने मौसम सुहाना बना दिया है, वहीं पहाड़ी जिलों में ये परेशानी का कारण है। मौसम विभाग ने राज्य में 2 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नैनीताल और बागेश्वर में कुछ इलाकों में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन की आशंका जताई गई है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है। लगातार बारिश के चलते विभिन्न क्षेत्रों से सड़क मार्गों के बाधित होने की सूचना मिल रही है। प्रशासन अवरुद्ध मार्गों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। सुरक्षा कारणों से सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रियों को रोका गया था, लेकिन मलबा साफ होने के बाद यात्रियों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई। मार्ग के खुलने और बंद होने को नियंत्रित किया जा रहा है। साथ ही संबंधित संस्था, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस द्वारा अतिरिक्त सतर्कता के साथ यात्रियों की आवाजाही सुनिश्चित की जा रही है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों को छोड़कर मानसून करीब पूरे देश में पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के दक्षिण में लगभग 2 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी टर्फ लाइन और हवाओं के विपरीत प्रवाह से मानसून नहीं आ पा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ने समय से करीब 1 सप्ताह पहले राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों को कवर कर लिया है। आईएमडी ने बंगाल, बिहार और झारखंड में 29 जून तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान देश के उत्तर पश्चिम में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल समेत कई जगह बारिश का अलर्ट जारी है। गोवा, कर्नाटक और केरल में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें काफ़ी आती रहती हैं। साथ ही हिंदू मंदिरों पर हमले और तोड़फोड़ की खबरें भी सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर ढाका में बुलडोजर बुलाकर दुर्गा मंदिर को तोड़ने के मामले के बाद हिंदुओं में काफ़ी गुस्सा है। भारत ने भी इस मामले को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। वहीं बांग्लादेश प्रशासन अपना बचाव कर रहा है। कट्टरपंथियों के हाथों में खुलकर खेल रहे अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मंदिरों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीन पर वास्तविकता इसके ठीक उलट है। भारत की बार बार उठाई गई आपत्तियों का भी कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। दरअसल बांग्लादेश में कई ऐसे मंदिर हैं जो पिछले कुछ महीनों से धार्मिक कट्टरता की भेंट चढ़ चुके हैं। ताजा मामला राजधानी ढाका का है, जहां बुलडोजर बुलाकर दुर्गा मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने कहा कि पहले मंदिर के आसपास भीड़ जुटाई गई और फिर सरकारी बुलडोजर भेजकर मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। हालांकि प्रशासन ने मंदिर के सरकारी जमीन पर स्थित होने की बात कहकर अपना बचाव किया है। प्रशासन की कार्रवाई पर हिंदू संगठनों के अलावा कई अल्पसंख्यक समुदाय अंतरिम सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि सरकार जानबूझकर ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज कर रही है, जिससे अल्पसंख्यकों में डर बना रहे। घटना से गुस्साए लोगों ने बांग्लादेश की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए यूनुस सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि मंदिर तोड़ने की घटना ने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जो अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। इधर भारत सरकार ने बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने यूनुस सरकार से 2 टूक कहा कि प्रशासन वहां मौजूद हिंदुओं और उनकी संपत्ति की रक्षा करे। प्रशासन की कार्रवाई पर हैरानी जताते हुए भारत ने सख्त लहजे में कहा कि सरकारी अमला ढाका में दुर्गा मंदिर को सुरक्षा देने के बजाय मामले को अवैध जमीन से जोड़ रहा है। भारत इस बात से निराश है कि बांग्लादेश में ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये यूनुस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो अल्पसंख्यकों
और धार्मिक संस्थानों की रक्षा करने की नैतिक जिम्मेदारी ले। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं और उनकी धार्मिक आस्थाओं पर ये पहली चोट नहीं है। यूनुस के सत्ता संभालने के साथ ही हिंदुओं के साथ अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले की घटना में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। अंतरिम सरकार जांच और कार्रवाई करने का सिर्फ दिखावा करती है, लेकिन दोषियों के खिलाफ मुश्किल से ही कोई कार्रवाई होती है। शेख हसीना सरकार के तख्ता पलट के बाद अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले की सैकड़ों घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन चंद हमलावरों की ही गिरफ्तारी हो सकी है। पिछले दिनों बांग्लादेश पुलिस की रिपोर्ट में भी ये बातें सामने आई हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ज्यादातर हमले सांप्रदायिक नहीं बल्कि राजनीति से प्रेरित थे। यूनुस प्रशासन ऐसे कट्टरपंथियों के प्रति नरमी बरत रहा है जो भारत और बांग्लादेश के संबंधों में जहर घोलने का काम कर रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।